यस, क्लास 11। कल देखिए हमने पढ़ा था एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम कैटालिटिक पावर होता है वो किस स्टेप में होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। देखो मेनली 4 है। टेम्परेचर, पीएच, तीसरी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, फोर्थ हम बात करेंगे स्पेसिफिक केमिकल्स, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं टेम्परेचर और पीएच के साथ ही बात कर लेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। देखो बेटा टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और केमिकल स्पेसिफिक केमिकल्स। अब मैं बात कर रहा हूँ टेम्परेचर और पीएच के साथ साथ, ठीक है। तो पीएच और टेम्परेचर कैसे है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर एंड पीएच, टेम्परेचर और पीएच कैसे इफेक्ट करता है। देखो बेटा कोई भी एंजाइम है ना एक फिक्स रेंज में, ठीक है ना, जो रेंज है उसी रेंज, चाहे वो टेम्परेचर की रेंज हो चाहे पीएच की रेंज हो, कोई भी एंजाइम्स एक फिक्स टेम्परेचर की रेंज में और फिक्स पीएच की रेंज में ही वर्क करता है। अब उस रेंज को जब हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसकी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो हाईएस्ट पहुंच जाती है। सपोज करो मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई एंजाइम है उस 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर अच्छा काम करता है, ठीक है, इस रेंज में वो काम करता है। और पीएच की हम बात करें, ठीक है, टेम्परेचर पर ये है, और मैं फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, अगर पीएच की बात करें तो वो है जो अच्छा फंक्शन करता है अपने 7.4 पीएच से 7.8.2 तक मान लो, ये उसकी पीएच रेंज है कि इस पीएच रेंज पर तो वो अच्छा काम करेगा कोई भी एंजाइम, और इस टेम्परेचर रेंज पर वो अच्छा काम करेगा। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 25 से, ठीक है, 25 से 26, 27, 28, 29, 30 आ गया सपोज करो टेम्परेचर, और पीएच आ गया 8.2 तक, तब तक तो उसकी क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर टेम्परेचर उस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। उसके बाद हम बात करें, चाहे आप अब उसको टेम्परेचर या पीएच को अबव ले जाओ या उसको बिलो ले जाओ, ठीक है। अगर मैं पीएच को इससे कम ले जाऊंगा तो भी टेम्परेचर की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर मैं इसकी पीएच को ज़्यादा कर दूंगा तब भी उस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर की बात करूं, अगर मैं इसकी सपोज करो 20 कर दिया तब भी उसकी एक्टिविटी एंजाइम की कम हो जाएगी। अगर यह मैं 35 कर दूं तब भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो एंजाइम्स होते हैं वो एक फिक्स रेंज पर काम करते हैं, फिक्स रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पर काम करते हैं। उस रेंज के ऑप्टिमम जाने पर तो ऑप्टिमम लेवल तक तो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन ऑप्टिमम लेवल के बाद अगर हम चाहे पीएच को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, या चाहे टेम्परेचर को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो हम बता सकता हूँ मैं कि भाई एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, एंजाइम जनरली function in a narrow range of temperature, ठीक है। Each enzyme show its highest activity at a particular temperature and pH called optimum temperature, ठीक है ना। तो कोई भी एंजाइम हो वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी जिस पीएच पर या जिस टेम्परेचर पर अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी बताता है, ठीक है, उसको ऑप्टिमल टेम्परेचर या ऑप्टिमल पीएच कहते हैं, ठीक है।
तो ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। कॉल द, उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉल द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। ठीक है, अब इस ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच से कम या ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव। द ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू से आप चाहे कम जाओगे या अबव जाओगे, ठीक है, तो वो टेम्परेचर की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब होता क्या है एक्चुअली, देखो अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे, क्या करेंगे, तो लो टेम्परेचर पर तो क्या करते हैं, एंजाइम को प्रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेरी इनएक्टिव। ठीक है, अगर हमें एंजाइम को इनएक्टिव रखना है तो उसको हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे। किस पर रखेंगे बेटा, लो टेम्परेचर पर रख देंगे। तो ज़्यादा लो कर देंगे तो क्या होगा कि वो एंजाइम होता है जो टेम्परेरी इनएक्टिव हो जाएगा, ख़त्म, खराब नहीं होगा। ठीक है ना, तो लो टेम्परेचर पर एंजाइम खराब नहीं होगा, डीनेचर नहीं होगा, वो उसकी एक्टिविटी कुछ समय के लिए क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी टेम्परेरीली। जब हम टेम्परेचर को वापस उस लेवल पर ले जाएंगे तो वो उसकी एक्टिविटी वापस आ जाएगी। लेकिन हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, अगर आप हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो क्या होगा बेटा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर। हाई टेम्परेचर ले जाने पर क्या है, एंजाइम्स तो प्रोटीन है, और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा, उसकी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी। अगर स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो वो एंजाइम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर हम नहीं रख सकते क्योंकि एंजाइम क्या हो जाता है बेटा, डीनेचर हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका एक ग्राफ है, देखो एंजाइम और इसका दोनों का, ये एंजाइम से रिलेटेड ग्राफ, ये उसके टेम्परेचर से रिलेटेड ग्राफ। ठीक है, ये पीएच, ये टेम्परेचर। टेम्परेचर एक लेवल तक बढ़ाओगे, देखो लेवल तक बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, उस लेवल के बाद बढ़ाओगे तो एंजाइम एक्टिविटी घट जाएगी। वैसे पीएच एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, उसके बाद एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं इधर एंजाइम एक्टिविटी। याद रखिएगा बेटा, ये एंजाइम एक्टिविटी। तो पीएच के लिए भी यही ग्राफ आएगा, टेम्परेचर के लिए भी यही ग्राफ आएगा। ठीक, तो टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट हमने देख लिया बेटा। टेम्परेचर और पीएच का ऐसा है कि एक फिक्स रेंज पर वर्क करते हैं, ये नैरो रेंज पर वर्क करते हैं। ठीक है, और जिस पर इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है एंजाइम की, वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, और वो पीएच ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। उस ऑप्टिमम पीएच से कम या ज़्यादा होने पर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये बात थी हमारे टेम्परेचर और पीएच को लेके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक केमिकल्स को लेके। देखो नेक्स्ट है हमारा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। चलो इसको हटा देते हैं। तीसरे में बात करेंगे बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करें। देखो बेटा, आपको पता है ये सबस्ट्रेट है, इसके साथ क्या बाइंड करता है, एंजाइम।
सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है। जनरली यही बात होती है ना। अब कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लेके एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। देखो एक लेवल तक आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन आप एक लेवल के बाद और ज़्यादा सबस्ट्रेट इंक्लूड करते जा रहे हो, ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी फिर वो नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी बेटा? क्योंकि देखो सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो लेकिन एंजाइम लिमिटेड है, एंजाइम हमारे पास क्या है? लिमिटेड। तो उसको एक्टिव साइट मिलेगी नहीं, बाइंड होने के लिए क्या नहीं मिलेगी? एक्टिव साइट ही नहीं मिलेगी। जितने सबस्ट्रेट थे वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब और आप ज़्यादा डालोगे तो अब एंजाइम सेटिस्फाई हो चुका है, कोई एंजाइम की फ्री साइट ही नहीं है, ठीक है, तो अब एक्टिविटी तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर आप ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो सबस्ट्रेट के एक लेवल के बाद तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मतलब वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम एक्शन, ठीक है ना। इसमें एंजाइम की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। मतलब एंजाइम एक्शन की जो वेलोसिटी है वो एक लेवल तक तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाने पर बढ़ती है, मतलब स्पीड, एंजाइम एक्शन की जो स्पीड है वो आप सबस्ट्रेट मिलाओगे तो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके लेवल को पार करने के बाद आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दो, उस एंजाइम एक्शन की वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बेटा देखो एंजाइम हमारे पास फिक्स था, उसकी एक्टिव साइट फिक्स थी, हमने जितना सबस्ट्रेट मिलाना था मिला दिया। आप ज़्यादा मिला रहे हैं तो अब उस ज़्यादा मिलाए हुए सबस्ट्रेट के लिए तो फ्री एक्टिव साइट है ही नहीं, तो वेलोसिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लिखते हैं द वेलोसिटी ऑफ enzymatic action at first rises with an increase in substrate concentration द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द रिएक्शन रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज नॉट एक्सीड, अब और ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, एक्सीडेड by any further rise in concentration। अब आप चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दो फिर भी उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, आप सबस्ट्रेट की अब बढ़ा भी दोगे कंसंट्रेशन तब भी उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ने वाली है। क्यों नहीं बढ़ेगी? This is because the enzyme molecule are fewer than the substrate molecule as after saturation of these molecule। ठीक है, कोई फ्री एंजाइम रहेगा नहीं बेटा। हम लिख सकते हैं देयर आर नो फ्री एंजाइम molecule to bind with the additional substrate molecule। समझ में आ गई बेटा कि अब आपके पास आप और ज़्यादा मिला रहे हो सबस्ट्रेट को तो उसके लिए एंजाइम ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो एक लेवल तक तो एंजाइम की जो वेलोसिटी है, एंजाइम एक्शन की वेलोसिटी है कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर एक टाइम तक तो बढ़ती है। उसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तब उस एंजाइम की वेलोसिटी पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा लेकिन एंजाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा।
ये बात हो गई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आगे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक केमिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो स्पेसिफिक केमिकल्स क्या होते हैं बेटा, वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं। वो क्या करते हैं, रोक देते हैं एक्चुअली। अब वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं। वो जो केमिकल्स होते हैं वो कहलाते हैं एंजाइम इनहिबिटर। क्या कहलाते हैं बेटा, एंजाइम इनहिबिटर। तो मैं बात करने वाला हूँ आगे एंजाइम इनहिबिटर। ये केमिकल ही होंगे, ठीक है ना, कोई ना कोई केमिकल होंगे, ठीक है। तो इनको एंजाइम इनहिबिटर नाम दिया बेटा। अब एंजाइम इनहिबिटर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, पहले तो देख लो एंजाइम इनहिबिटर होगा क्या, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये इनहिबिटर होता है ना, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है, और उसको ब्लॉक कर देता है। तो ताकि अब देखो एक्टिव साइट पर जाके बाइंड कर गया, उसको ब्लॉक कर दिया, तब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड कैसे होगा। अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो एंजाइम इनहिबिटर कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज substances which reduce the catalytic activity of enzyme, ठीक है ना। दो सब्सटेंस विच रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। वो क्या कहलाएंगे, एंजाइम इनहिबिटर कहलाएंगे। होता क्या है, ये क्यों रोक देते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था अभी, दीज इनहिबिटर एक्चुअली करेंगे क्या, वो बाइंड हो जाएंगे उसकी एक्टिव साइट पर। तो दीज इनहिबिटर यूजुअली एसोसिएट with active site of enzyme and block them। और उसको क्या कर देंगे बेटा, ब्लॉक कर देंगे। अब उसको ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पर सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करेगा। वहाँ पर देखो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड तो करना चाहिए था सबस्ट्रेट, लेकिन बाइंड क्या करके, कोई सब्सटेंस बाइंड करके। अब वो सब्सटेंस बाइंड करके तो उसने क्या किया, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया। अब ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इनहिबिटर, 2 टाइप्स के। ठीक है, तो हम बात करेंगे 2 टाइप्स। कितनी टाइप्स के हैं, 2। एक होता है हमारे कम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। इनहिबिशन 2 टाइप के हो गए बेटा, कम्पिटिटिव इनहिबिशन और हम बोलेंगे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर नहीं, इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन 2 टाइप का होगा, एक तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक हो जाएगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। देखो कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, दोज स्ट्रक्चर सच एज इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये ऐसे इनहिबिटर होंगे जो एक्चुअली उसकी जो साइज होगी, शेप होगी, वो सबस्ट्रेट के जैसी होगी, ठीक है ना। तो बेचारा ये अब कंपटीशन करेंगे, ठीक है ना। कोई इनहिबिटर है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर जुड़ेगा सबस्ट्रेट, लेकिन जो भी इनहिबिटर है, कौन है बेटा, इनहिबिटर, उसकी भी शेप कैसी है, ऐसी है, जैसी सबस्ट्रेट की शेप है वैसी इसी इनहिबिटर की शेप। अब ये दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे इसकी साइट पर जुड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर ये आगे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो देखो कम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम पहला देखते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। कम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, द स्ट्रक्चर सच एज इनहिबिटर सिंबल, ठीक है ना। मतलब मैंने कहा था ना, ऐसे इनहिबिटर जिसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी बेटा,
सबस्ट्रेट के जैसे। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सच इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर की जैसे दिखाई देगी, ठीक है ना। थस द सच इनहिबिटर कंप्लीट द सबस्ट्रेट टू कंबाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट और ये इनहिबिटर आपस में कंबाइन कंपटीशन करेंगे एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इतना समझ में आ गया बेटा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, इसका एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाई, देखो एंजाइम कौन सा, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, किसके द्वारा हो रहा है, बाई मेलोनेट, ठीक है ना। ये मेलोनेट इनहिबिटर है जो किसके एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर रहा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब ये मेलोनेट है जो दिखाई किसकी तरह देखता है, ठीक है, विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। देखो ये है एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये है सबस्ट्रेट सक्सिनेट, ये है हमारा इनहिबिटर। इसकी भी इसकी स्ट्रक्चर कैसी है बेटा, सेम है। जुड़ना ये चाहिए इसके साथ, जुड़ कौन जाता है, मेलोनेट, ठीक है, ठीक है। अब ये इस तरीके का किस काम में लेते हैं, तो सच कम्पिटिटिव इनहिबिटर are often used in the control of bacterial pathogen। बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको काम में लिया जाता। देखो भाई, बैक्टीरिया कोई केमिकल एंजाइम सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब उसकी एक्टिविटी को खत्म करना है, बैक्टीरिया की एंजाइम सीक्रेट किया उसने, उसकी एक्टिविटी खत्म क्या करेंगे, तो मेलोनेट दे देंगे। मेलोनेट क्या करेगा, उसके एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके अटैच हो जाएगा, तो उसके एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देगा। दूसरी हम बात कर रहे हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की। देखो नॉन कम्पिटिटिव में क्या होगा, इसमें तो क्या होता है भाई, इनहिबिटर है और सबस्ट्रेट है उसकी स्ट्रक्चर सेम दिखाई देती है। लेकिन इसमें नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, जो इनहिबिटर होगा वो परमानेंटली जाके क्या होगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके बाइंड हो जाएगा और उसकी जो एंजाइम की स्ट्रक्चर है उसमें चेंज कर देगा बेटा, तो वो एंजाइम एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो हम बात करूँगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की हम बात कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन परमानेंटली, देखो इसमें क्या होगा बेटा, परमानेंटली इनहिबिटर, कौन, इनहिबिटर्स, हम बात करेंगे इनहिबिटर्स परमानेंटली अटैच हो जाते हैं विथ एंजाइम। ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। देखो मैंने बताया बेटा कम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या था, किसकी स्ट्रक्चर सेम थी, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो इनहिबिटर होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाके परमानेंटली बाइंड हो जाएगा। परमानेंटली बाइंड हो जाएगा तो उसकी क्या होगा, उस एंजाइम को डीनेचर कर देगा और वो उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे कुछ इनहिबिटर है उसके एग्जांपल सच एज PB+,
Hg प्लस Ag प्लस आयंस ETC। ठीक है, एग्जाम्पल और देखो, जो साइनाइड होता है, डिस्ट्रॉय साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। तभी तो साइनाइड लेते ही मर जाएगा। ये क्या करेगा बेटा, ये इम्पोर्टेंट एंजाइम है ना, उसको ख़त्म कर देगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, और ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस में इम्पोर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, तो ये साइनाइड याद रखना, साइनाइड डिस्ट्रॉय क्रोमोसोम ऑक्सीडेज इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ये भी कौन से हो गए बेटा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। चलो यहाँ तक हमने बात कर ली। एंजाइम इनहिबिटर की। देखो आगे मैं बात कर लेता हूँ कुछ कोफैक्टर की है। एंजाइम वाला पार्ट हम खत्म कर देते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, देखो, नॉन प्रोटीन पार्ट बाउंड टू द एंजाइम टू मेक एंजाइम कैटेगरी एक्टिव। देखो एंजाइम्स है वो तो प्रोटीन पार्ट है। एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन। उस पर क्या करता है, कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ता है और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो कोफैक्टर जनरली क्या हो गए? नॉन प्रोटीन पार्ट हो गए, वो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से जुड़ेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो हम कह सकते हैं एंजाइम के नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाते हैं? कोफैक्टर कहलाते हैं। तो नॉन प्रोटीन पार्ट बाउंड टू द एंजाइम, एंजाइम से क्या करेंगे बेटा? जुड़ जाएंगे टू मेक द एंजाइम कैटेलाइटिकली एक्टिव, कॉल्ड कोफैक्टर। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर प्लस यहाँ पे कंसेप्ट समझना होलो एंजाइम का। होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम क्या है? एंजाइम का प्रोटीन पार्ट, जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो एंजाइम का एपो एंजाइम कहलाता है। कोफैक्टर क्या कहलाता है बेटा? नॉन प्रोटीन पार्ट। कौन सा? नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, प्रोटीन और कोफैक्टर, ठीक है ना, मतलब हम बात कर रहे हैं एंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलकर क्या कहलाते हैं? होलो एंजाइम। अगर आपको पूछ ले केवल प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा बेटा? होलो एंजाइम। क्या बनेगा? होलो एंजाइम। तीन तरह के कोफैक्टर होते हैं। कितने तरह के? तीन फैक्टर होते हैं। कोफैक्टर तीन तरह के हैं। कौन कौन से हैं? देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम दूसरा टाइप हो गया, कोएंजाइम। तीसरा हो जाएगा हमारे मेटल आयंस। तो तीन तरीके के कोफैक्टर हैं जो एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से जुड़कर उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, उसकी कैटेलाइटिक एक्टिविटी को बना देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कितने टाइप हो गए? तीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? पहले याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तरह का क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, याद रखना जो प्रोस्थेटिक होते हैं ना, ये एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं। क्या होते हैं? याद रखना बेटा, दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एपो एंजाइम से क्या होंगे? टाइटली बाउंड होंगे। अगर इसका एग्जाम्पल पूछे, देखो
याद रखना बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पर ये वर्ड याद रखना, ये टाइटली बाउंड होते हैं। किससे? एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। अब इसका एग्जांपल देखना, हेम इज, ये हेम एक प्रोस्थेटिक है। हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ कौन से एंजाइम का? एंजाइम पेरोक्सिडेज। ठीक है। अब ये क्या कैटेलाइज करता है? ये एंजाइम विच कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज। कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ द हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज। किसमें तोड़ता है हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज को? वाटर एंड ऑक्सीजन में। ठीक है बेटा। तो पहला हमने क्या पढ़ा? प्रोस्थेटिक ग्रुप एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है। ठीक है। इस जैसे ये है में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये कौन से एंजाइम से जुड़ रहा है? पेरोक्सिडेज से। ये पेरोक्सिडेज का काम क्या है? ये हाइड्रोजन पेरोक्सिडाइज को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो पहला हो गया हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। दूसरा को फैक्टर देखते हैं हम, कोएंजाइम। दूसरा को फैक्टर है वो कौन सा है बेटा? कोएंजाइम। ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। यहाँ पर देखो ये लूजली अटैच होता है। क्या होता है बेटा? वो टाइटली अटैच हो रहा था ना, तो ये ध्यान रखना, लूजली अटैच टू एपो एंजाइम। क्या हो रहा है बेटा? लूजली अटैच हो रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल है, हम बात करेंगे द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड ऑफ मैनी, जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइड NAD NADPH कंटेन द विटामिन नियासिन। ठीक है। ठीक। तो हम बात करेंगे कोएंजाइम। देखो, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम, मतलब कोएंजाइम के रूप में क्या काम करते हैं? विटामिन्स काम करते हैं। और क्या काम करता है? याद रखना बेटा, NAD काम करता है। क्या काम करता है? NAD भी काम करता है, NADP भी काम करता है। ये क्या है? कोएंजाइम्स है। ये एंजाइम के साथ जुड़ के उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है। ये हो गया कोएंजाइम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल आयन। ठीक। देखो, बहुत सारे एंजाइम्स को मेटल्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने एंजाइम एक्टिविटी के लिए। ठीक है। तो याद रखना, बहुत सारे नंबर्स ऑफ मेटल्स आयन रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक इज अ कोफैक्टर, एक तरह का कोफैक्टर ही है जिंक। ठीक है ना, फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है। तो जिंक काम करता है बेटा एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए। जिंक मेटल कोफैक्टर के रूप में काम करता है। ठीक है। चलो, ऐसे हमने ये पूरे इसके कोफैक्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है। इस तरह के हमारा ये एंजाइम वाला टॉपिक बेटा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।